हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा आज का टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, अध्याय 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, शरीर के अंदर की जो ग्रंथियां हैं, ये हार्मोन्स को स्रावित करती हैं जो सीधे ब्लड में विसरित हो जाती हैं। परिसंचरण के फलस्वरूप ये हार्मोन्स समस्त शरीर में पहुंच जाते हैं। ब्लड परिसंचरण के माध्यम से ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित होती हैं, ये शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड परिसंचरण के माध्यम से पहुंच जाते हैं और शरीर के विभिन्न भागों की उपापचयी क्रियाएं जो है, इनको ये प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावी अंग के रूप में कार्य करती हैं। याद रखिएगा, जो स्रावी तंत्र और इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसके अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तो स्रावी तंत्र और इनकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइन जो सिस्टम है, इसके तीन भाग है: अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स को रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं तथा जिनमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स को रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं तथा जिनमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथि आदि। इसके बाद बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो ऐसी ग्रंथियां एंजाइम को शरीर के विभिन्न अंगों तक वाहिकाओं की सहायता से पहुंचाती हैं और इस कारण इन ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है, जैसे लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि आदि। देखिए, यहाँ पे बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बीच जो अंतर है, इसको देखेंगे। तो देखिए, जो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स है और जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इन दोनों में जो अंतर है, पहला है कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करती हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये एंजाइम को स्रावित करती हैं और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, ये हार्मोन्स का स्राव करती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव वाहिनी में करती हैं, जैसे त्वचा ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां आदि। और अंतःस्रावी ग्रंथि स्रावित पदार्थों को स्राव जो है वाहिनी में नहीं बल्कि सीधे रुधिर में छोड़ती हैं। और जैसे कि इसका जो उदाहरण है पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। और इनका स्रावी पदार्थ और हार्मोन प्रोटीन व स्टेरॉइड का बना होता है, याद रखिएगा। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इनका जो स्रावी पदार्थ है या एंजाइम, ये प्रोटीन का बना होता है। तो पदार्थ या जो स्रावी पदार्थ या जो एंजाइम है, ये प्रोटीन का बना होता है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इनका स्रावी पदार्थ वही कार्य करता है जहां ये स्रावित होती हैं, यानी जहां पर इनका स्राव होता है वहीं पे ये अपना कार्य संपादित करते हैं। कौन? बाह्यस्रावी ग्रंथि। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इनका स्रावी पदार्थ शरीर के विशिष्ट स्थानों पर, शरीर में अनेक भागों पर पहुंचकर विशिष्ट परिवर्तन करते हैं। हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्मोन्स क्या है? तो शरीर में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये उच्च कोटि के जंतुओं में तंत्र के अतिरिक्त विशेष रासायनिक पदार्थों के द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ये ग्रंथियां विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं, जिन्हें हार्मोन कहते हैं। हार्मोन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें से अधिकांश स्टेरॉइड होते हैं, किंतु कुछ प्रोटीन और एमिनो अम्ल भी होते हैं। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि क्रियाओं का ये नियंत्रण करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो हार्मोन के जो प्रकार हैं, दो प्रकार हैं: परिसंचारी हार्मोन और विसरणशील हार्मोन। इन दोनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं। परिसंचारी जो हार्मोन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ये स्रावित ऐसे हार्मोन हैं जो परिसंचरण के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो परिसंचारी जो हार्मोन्स है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित ऐसे हार्मोन होते हैं जो परिसंचरण के माध्यम से पूरे शरीर में, होल बॉडी में जो है पहुंच जाते हैं, किंतु उनका प्रभाव कुछ लक्षित अंगों पर ही दिखाई पड़ता है। इन्हें परिसंचारी हार्मोन्स कहते हैं। परिसंचारी हार्मोन जो गति होता है, परिसंचारी हार्मोन धीमी गति से क्रिया करते हैं और इनका जो प्रभाव होता है, अधिक समय या कभी कभी आजीवन रहता है।
विसरणशील जो हार्मोन है इनकी उत्पत्ति ऊतकों में होती है, टिश्यूज में होती है, और विसरण के द्वारा ऊतक में ये फैल जाते हैं। इनका प्रभाव स्थानिक या अल्पकाल के लिए होता है। हार्मोन्स असंतुलन के जो कारण है, हार्मोन्स असंतुलित कैसे हो जाता है, तो अनियमित जीवन शैली के कारण, कुपोषण, समय से भोजन न करना, अत्यधिक तनाव होना, व्यायाम न करना आदि के कारण जो है हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम में जो अंतर है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो आपका हार्मोन्स है, हार्मोन्स इनका स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो है किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। ये रुधिर के माध्यम से अपने कार्यकारी अंग में पहुंचते हैं। और जो एंजाइम है इनका स्राव बहिस्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है, और ये प्रायः जो है नलिकाओं के द्वारा अपनी लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचते हैं। हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स रासायनिक स्वभाव से ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, एमिनो अम्ल, स्टेरॉयड या उनके व्युत्पन्न होते हैं। जो एंजाइम होते हैं इनका रासायनिक स्वभाव से, ये जो एंजाइम होते हैं इनका जो रासायनिक स्वभाव है ये क्या होते हैं, कोलाइडी प्रोटीन्स होते हैं। इनका रासायनिक स्वभाव क्या है, ये कोलाइडी प्रोटीन्स के होते हैं। और जो हार्मोन्स है इनका आणविक भार कम होता है, एंजाइम का आणविक भार अधिक होता है। जो हार्मोन्स हैं इसके अंतर्गत अगर बात करें तो ये रासायनिक क्रियाओं के पश्चात विघटित हो जाते हैं, यानी पुनः उपयोग नहीं होते हैं। लेकिन जो एंजाइम है रासायनिक क्रियाओं के बाद शेष रहते हैं और इनका प्रयोग पुनः जो है संभव होता है। हार्मोन्स जो है अगर इनके बारे में देखें तो ये उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं। हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में सीधे हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं ये रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यह मानव शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण, स्वास्थ्य, लैंगिक विकास और वृद्धि आदि को नियंत्रित करती है। यह स्वयं एक अंतःस्रावी ग्रंथि होने के साथ साथ एक अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्सर्जन को नियमित करती है, और इसी विशेषता के कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मटर के दाने के समान होती है, जो पुरुषों में लगभग 1.3 सेंटीमीटर व्यास व 0.5 ग्राम की होती है। महिलाओं में यह ग्रंथि पुरुष की अपेक्षा कुछ बड़ी होती है और इससे 13 प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो प्रमुख हार्मोन्स हैं, इन प्रमुख हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पीयूष ग्रंथि के जो भाग है, पहला है पश्चपाली। पश्चपाली से स्रावित होने वाले जो प्रमुख हार्मोन्स हैं वह है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। देखिए, वैसोप्रेसिन जो है इसके अल्प स्राव से डायबिटीज इंसिपिड्स नामक या न्यूरोहाइपोफिसिस बीमारी होती है, और यह एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी है। और जो ऑक्सीटोसिन है यह स्तनधारियों में दूध स्राव को उत्तेजित करता है। तो जो स्तनधारी हैं ये इनमें जो दूध स्राव का जो कारण है उनमें एक हार्मोन्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इसके बाद दूसरा है पीयूष ग्रंथि के जो भाग है वो है अग्रपाली या एडिनोहाइपोफाइसिस, और इससे स्रावित होने वाले जो प्रमुख मतलब कि हार्मोन्स है वह है वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, पुटिक प्रेरक हार्मोन, एड्रेनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिक हार्मोन, और इसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग और मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। देखिए, वृद्धि हार्मोन या जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है यह शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करता है, और जो थायराइड प्रेरक हार्मोन है ये थायराइड के स्रावण का नियमन करता है, और जो पुटिक प्रेरक हार्मोन है ये एस्ट्रोजन हार्मोन का नियमन करता है, और पुरुषों में शुक्राणु उत्सर्ज को प्रेरित करता है। इसके बाद है एड्रेनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन। यह एड्रेनल कार्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियमन करता है। और प्रोलैक्टिक हार्मोन जो है स्त्री में दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव का नियंत्रण करता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यह जनन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। और जो मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन है यह त्वचा का रंग, तिल, चकते आदि के बनने को जो है नियंत्रित करता है। इसके बाद है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती हैं, लॉब से बनी होती हैं। दोनों पालियां संयोजी ऊतक के पतली बैंड से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटुको
पुटकों और भरण ऊतकों की बनी होती हैं। ये पुटक कोशिकाएं दो हार्मोन्स थायरॉक्सिन तथा ट्राई याद रखिए ट्राई आइडियोथायरोनिन का संश्लेषण करती हैं। T4 और T3 का ये संश्लेषण करती हैं। थायराइड हार्मोन जो है इसके सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा जो थायराइड हार्मोन्स है इसके संश्लेषण के लिए सामान्य दर से आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन सभी उपापचय क्रियाओं को गति को जो है नियंत्रित करता है। तो थायरॉक्सिन सभी उपापचय क्रियाओं को या इनके जो गति है इनको यह नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि की अति क्रियाशीलता से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। इसे एक्सोप्थैल्मिक गोइटर कहते हैं। इसके विपरीत थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता के कारण निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सामान्य घेंघा या गलकंड, सिंपल गोइट्री। यानी जो घेंघा या जो गलकंड रोग है, भोजन में आयोडीन के कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फूल जाता है, सूजन हो जाता है, स्वैल हो जाता है, जिससे गर्दन भी फूलकर मोटी हो जाती है। इसके बाद है जड़ मानवता। यह बच्चों में थायराइड के अल्प स्राव के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, अच्छे तरह से नहीं हो पाता है और बच्चे बौने हो जाते हैं। इसके बाद है मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा क्या है? यह वयस्कों में थायराइड के अल्प स्राव के कारण होता है, जिससे व्यक्ति की उपापचय की गति मंद होने के कारण शरीर का तापक्रम, रुधिर दाब और मानसिक वृद्धि भी कम हो जाती है। इसमें व्यक्ति कमजोर और सुस्त हो जाता है, लेजी हो जाता है, वीकनेस इसमें आ जाती है और इस अवस्था को मिक्सिडीमा कहते हैं। इसके बाद है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग क्या है? इस रोग में शरीर स्वतः जो है थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है और यह एक प्रति इम्यून रोग या थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड कहते हैं। देखिए पैराथायराइड जो ग्रंथि है इसके बारे में अगर बात करें तो पैराथायराइड ग्रंथि, मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर स्थित होती हैं। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों पर एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो पैराथायराइड हार्मोन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं। यह हार्मोन शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के वितरण और उपापचय को जो है ये नियंत्रित करता है। देखिए पैराथायराइड हार्मोन के अल्प स्राव से कंकाल जो पेशियां इनमें फैलाव की क्षमता कम हो जाती है, जिसे टिटेनी कहते हैं, जबकि अति स्राव से हड्डियां गलने लगती है और इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो जो पैराथायराइड हार्मोन है इसके अल्प स्राव से भी दिक्कत है और ज्यादा स्राव से भी दिक्कत है। तो अल्प स्राव से कंकाल पेशियों में फैलाव की क्षमता कम हो जाती है, जिसे टिटेनी कहते हैं, टिटेनी याद रखिएगा। और अतिस्राव से हड्डियां गलने लगती है और इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पैराथायराइड की जो कार्य है यह अस्थियों में कैल्शियम और फास्फेट के जो अवशोषण है इसको बढ़ाता है। तो पैराथायराइड के जो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है, पहला कार्य क्या है कि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट के जो अवशोषण है इसको बढ़ाता है, अवशोषण करने की क्षमता में वृद्धि कर देता है। और पैराथायराइड जो हार्मोन है वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम आयन का पुनरावशोषण और पचित भोजन से कैल्शियम आयन का अवशोषण को जो है यह प्रेरित करता है। यह रक्त में कैल्शियम आयन की सांद्रता को बढ़ाता है और नई अस्थियों के अनावश्यक भाग को यह विघटित करता है। इसके बाद है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि उरोस्थि के पीछे फेफड़े के बीच स्थित एक पाली युक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा थाइमोसिन जो है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा के लिए जो है प्रतिजैविक उत्पादन को प्रेरित करते हैं और बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है। फलस्वरूप क्या होता है कि थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है और इस कारण से वृद्धों का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके बाद पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि जो है अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में उपस्थित होती है। अग्र मस्तिष्क यानी जो मस्तिष्क का जो आगे का हिस्सा है इसके पृष्ठीय भाग में ये स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि जो है, पीनियल ग्रंथि याद रखिएगा, पीनियल ग्रंथि
मेलाटोनिन हार्मोन स्राव करती है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है। यह ग्रंथि प्रकाश पर आधारित जैविक घड़ी का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह ग्रंथि शरीर के सोने जागने के चक्र, तापमान निर्धारण और महिलाओं के मासिक चक्र का निर्धारण भी करती है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलकर यकृत व पेशियों में यह संग्रहित करती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा विमुक्त होती है और रुधिर में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा बनाए रखती है। कोशिकाओं की आधारी उपापचयी दर को प्रभावित करती है। वसा ऊतकों में वसा संश्लेषण यानी लाइपोजेनेसिस को प्रभावित करता है। इसके बाद है वृषण। वृषण के अंतःस्रावी भाग में कोशिकाओं का एक समूह शुक्राणु उत्पन्न करने वाली नलिकाओं के चारों ओर संयोजी ऊतकों में स्थित होता है। इन कोशिकाओं में उपस्थित लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन एड्रोजन स्रावित करती है। इसके बाद है ओवरी यानी अंडाशय। ओवरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मादाओं के जो उदर होते हैं, जो स्टोमक होता है, इनके निचले भाग में अंडाशय का एक युग्म होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मादाओं के उदर के निचले भाग में, स्टोमक के निचले भाग में अंडाशय का एक युग्म होता है। अंडाशय दो प्रकार के एस्टेरॉयड हार्मोन समूहों को उत्पादन करते हैं। पहला है एस्ट्रोजेन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। तो इन दोनों हार्मोन्स का नाम याद रखिएगा। देखिए, एस्ट्रोजेन स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों को प्रकट करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन प्रसव में सहायता करते हैं। इसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? यह तंत्रिका रचना और अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। इसमें धूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर के बहुत से पिंड होते हैं जिन्हें हाइपोथैलेमिक केंद्रिकाएं कहते हैं। इन हाइपोथैलेमिक केंद्रिकाओं के तंत्रिकाक्ष यानी न्यूरॉन पीयूष ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमिक तंत्रिकाक्ष रुधिर यानी पोर्टल सिरा जो है, इसके द्वारा अग्र पीयूष ग्रंथि से जुड़े होते हैं और उन ग्रंथियों की कोशिकाओं के स्राव को ये नियंत्रित करते हैं। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में जो अंतर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। जैसे जो लक्षण है, जैसे पहला है उपस्थिति का। जो तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम जो है, यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, इसकी उपस्थिति जंतुओं में होती है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जंतुओं के साथ साथ हार्मोन्स के रूप में पौधों में भी मिलता है। तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिकीय आवेग विद्युत आवेग के रूप में एक्सॉन के द्वारा और रसायन के रूप में सिनैप्स पर ये संचारित होते हैं। और जो अंतःस्रावी तंत्र है, यह रासायनिक दूत के रूप में रुधिर के द्वारा संचारित होता है। संचरण काल जो है, सूचना बहुत तीव्रता से और मिली सेकेंड से भी कम समय में जो है ये संचारित करता है। और जो अंतःस्रावी तंत्र है, इसमें अधिक समय लगता है सूचनाओं को संचारित करने में। इसके बाद प्रभावित जो कोशिकाएं हैं और नर्वस सिस्टम के अंतर्गत अगर बात करें तो सूचना कुछ विशेष ग्राहियों, तंत्रिका तंतुओं, ग्रंथि कोशिकाओं या अन्य न्यूरॉन्स के पास जाती है। वहीं जो अंतःस्रावी तंत्र है, इनकी जो सूचनाएं, इनसे सूचनाएं रुधिर के माध्यम से सभी भागों में जाती हैं और लक्षित अंग या कोशिकाएं जो है इसे ग्रहण कर लेती हैं। क्रिया की जो गति है, जो नर्वस सिस्टम है, ये क्रिया तुरंत इनकी क्रियाएं तुरंत होती हैं। और जो अंतःस्रावी तंत्र है, यह धीमी गति से क्रिया करती हैं। और जो प्रभाव का समय है, यानी नर्वस सिस्टम का जो प्रभाव है, ये अल्पकालिक होता है। और जो अंतःस्रावी तंत्र है, इसका प्रभाव प्रायः दीर्घकालिक होता है। मानव हार्मोन्स और उनके स्रोत, स्वभाव और प्रभाव, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहां पे अगर बात करें तो जो हार्मोन्स है, जैसे पहला है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स, इसका स्राव जो होता है हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स होता है। और स्वभाव क्या है? प्रोटीन का स्राव होता है। प्रभाव क्या होता है? वृद्धि हार्मोन के स्रावण को ये रोकता है। दूसरा है थायरोस्ट्रोपिन मुक्ति हार्मोन। स्रोत है हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन। प्रोटीन का स्वभाव क्या है? प्रोटीन। और थायराइड प्रेरक हार्मोन के स्रावण को ये प्रेरित करता है। तीसरा है कार्टिकोटोपिन मुक्ति हार्मोन। कार्टिकोटोपिन मुक्ति हार्मोन, इसका जो स्रोत है हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन, स्वभाव है प्रोटीन। याद रखिएगा, एड्रिनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन स्राव को यह प्रेरित करता है। चौथा है गोनेडोट्रोपिन मुक्ति हार्मोन।
स्रोत है हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन, स्वभाव है प्रोटीन का। और गोनेड्रो देखिए गोनेडोट्रोपिन के स्राव को यह प्रेरित करता है। इसके बाद है सोमेटोट्रोपिन, वह वृद्धि हार्मोन, स्रोत है अग्र पीयूष ग्रंथि, प्रोटीन इसका स्वभाव है स्राव का। डीएनए आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण में यह सहायक होता है। और इसके बाद अगर बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रियाओं को यह प्रेरित करता है और शरीर के वृद्धि में यह सहायक होता है। इसके बाद है एड्रीनोकार्टियोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच। एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसका जो स्रोत है अग्र पीयूष ग्रंथि और प्रभाव प्रोटीन है। एड्रिनल कार्टेक्स को हार्मोन स्राव के लिए प्रेरित करना। थायराइड के प्रेरक जो हार्मोन है, पहला है पुटिक प्रेरक हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसके जो स्रोत हैं याद रखिएगा, स्रोत है अग्र पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ब्रेन के आगे की अगर बात करें तो अग्र पीयूष ग्रंथि, और जो प्रभाव है प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है। और इसका जो प्रभाव मतलब कि स्वभाव क्या है, स्वभाव जो है प्रोटीन का है, जो स्राव होता है प्रोटीन। और प्रभाव क्या है, तो जनन अंगों का ये विकास करते हैं, गेमिटोजेनेसिस को प्रेरित करते हैं, जनन अंगों से लिंग हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करना और अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना। प्रोलैक्टिन हार्मोन के जो स्रोत हैं वो है अग्र पीयूष ग्रंथि और जो स्वभाव है प्रोटीन। और प्रभाव क्या है, दुग्ध निर्माण को प्रेरित करना और स्तन ग्रंथियों का विकास करना। इसके बाद है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन जो स्रोत हैं, इनके स्रोत क्या है, मध्य पीयूष ग्रंथि, और जो प्रभाव है स्वभाव है प्रोटीन का, और जो प्रभाव है मतलब कि क्या है, मेलानोसाइट में मेलेनिन का निर्माण और वितरण में सहायक। इसके बाद वैसोप्रेसिन व पिट्रेसिन, वैसोप्रेसिन व पिट्रेसिन जो है या सूत्र बहुलता हार्मोन, इसके जो स्रोत हैं वह पश पीयूष ग्रंथि, जो इसका स्वभाव है प्रोटीन का है, और जो प्रभाव है धमनियों का संकुचन और नेफ्रॉन्स के द्वारा जल का पुनरावशोषण। इसके बाद है 12 नंबर ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन। इसके जो स्रोत हैं वह है पश पीयूष ग्रंथि, और इसका जो स्वभाव है प्रोटीन का है, और जो इसका प्रभाव है प्रसव के समय, जब प्रसव होता है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने और सिकुड़ने को यह प्रेरित करता है, और स्तन ग्रंथियों से दूध स्राव को प्रेरित करता है। इसके बाद है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इसके जो स्रोत है पीनियल ग्रंथि, और जो इसका स्वभाव है अमीनो अम्ल का, और जो प्रभाव है स्तनधारियों में लैंगिक परिपक्व को रोकना और उभयचरों में त्वचा के रंग को हल्का करता है। 14 है थायरॉक्सी या टेट्राआयोडोथायरोनिन। थायरॉक्सिन या टेट्राआयोडोथायरोनिन, इसके जो स्रोत हैं थायराइड ग्रंथि है, और जो प्रभाव है, प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो है प्रभाव को देखेंगे, लेकिन इसके जो स्वभाव है वो क्या है, स्वभाव है अमीनो अम्ल का, प्रभाव है आधारी उपापचय का नियंत्रण करना, हृदय स्पंदन का नियमन और शरीर ताप को नियंत्रित करना, ऊतक विभेदन में सहायक है, और अंतःकायांतरण प्रेरित करना। और इसके बाद जो इसका कार्य है, जो इसका जो प्रभाव है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद है कैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन, इसके जो स्रोत हैं थायराइड ग्रंथि के सी कोशिकाएं, स्वभाव है प्रोटीन का, प्रभाव है मूत्र में सीए का, मतलब कि जो सीए है इसका उत्सर्जन बढ़ाता है कैल्शियम का। इसके बाद अंतःकोशिकीय द्रव में सीए स्तर बढ़ता है। सी ग्रंथियां सी कोशिकाएं जो है, इसका मतलब कि इनसे ये हार्मोन स्रावित होता है। पैराथायराइड ग्रंथि जो है इसका स्रोत है प्रोटीन, इसका स्वभाव है सीए और पी उपापचय का ये नियंत्रण करता है। और हेमियोस्टेसिस और रुधिर में सीए और सीए प्लस स्तर का नियंत्रण करना, और दांत तथा हड्डियों का ये निर्माण और वृद्धि में सहायक होता है। इसके बाद है कैल्सिटोनिन, ये इसका जो मतलब कि स्वभाव है प्रोटीन का, मतलब कि प्रोटीन स्राव, और जो इसका स्रोत है पैराथायराइड है, और जो प्रभाव है याद रखिएगा पैराथार्मोन के विपरीत प्रभाव। इसके बाद है थाइमोसिन, इसके जो स्रोत हैं थाइमस ग्रंथि है, स्वभाव है प्रोटीन का, प्रभाव है लिम्फोसाइटों के विभेदीकरण में सहायक और शरीर रक्षा तंत्र का भाग।
इसके बाद है ग्लूकोकार्टियोकायड, और इसके बाद है कार्टोसोल। इसके जो स्रोत हैं एड्रिनल कार्टेक्स है, और कार्टिकायड जो है इसका स्वभाव है, प्रभाव क्या है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन उपापचय का नियंत्रण करना। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट देख सकते हैं, मैं कुछ जो है यहाँ पे इसको स्किप करना चाहूंगा, क्योंकि आप जो है खुद से एक बार अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ से इसको 2-3 बार जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपको पूरी तरह से चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित जो अन्य रोग हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है बौनापन, यह सोमेटोट्रोपिन यानी वृद्धि हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से होता है। बौनापन वृद्धि हार्मोन यानी जिसका नाम है सोमेटोट्रोपिन या थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी से बौनापन होता है। बच्चों में ग्रोथ नहीं हो पाता है, उनके शारीरिक विकास में रुकावट आ जाती है। इसके बाद है भीमकायता, यह सोमेटोट्रोपिन के अधिकता से होता है, यानी वृद्धि हार्मोन जब अधिक स्रावित होने लगता है तो भीमकायता नामक रोग होता है, और इस रोग में अवयस्क व्यक्तियों का शरीर स्थूल हो जाता है। इसके बाद है एंक्रोमिगेली। एंक्रोमिगेली है, यह वयस्क अवस्था में वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन के अधिकता से होता है। इसके कारण मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक बढ़ जाती है और जबड़े का आकार बढ़ जाता है। इसके बाद है एडिसन्स रोग। यह रोग याद रखिए, जो एडिसन्स रोग है यह रोग मिनरेलोकार्टिकिट और ग्लूकोकार्टिकाइड के कमी से होता है। तो यह रोग जो होता है एडिसन्स रोग, ये किसके कमी से होता है, मिनरेलोकार्टिकिट और ग्लूकोकार्टिकाइड, इन दोनों के कमी से होता है। इस रोग में भूख की कमी यानी भूख लगना जो है, मतलब कि प्रवृत्ति कम हो जाता है, भूख लगने की प्रवृत्ति नहीं रह जाती है, भूख नहीं लगता है, भूख की कमी हो जाती है, यानी भोजन कम होने लगता है। रक्त दाब में कमी और शरीर का काला रंग, मतलब जो शरीर है, जो बॉडी है, वो काले रंग में जो है तब्दील होने लगता है, काला रंग पड़ने लगता है। इसके बाद है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम जो है ये कार्टिसोल हार्मोन के अधिकता के कारण होता है, और इस सिंड्रोम के कारण मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, रक्त शर्करा में वृद्धि, शरीर में सूजन आ जाती है। इस सिंड्रोम में प्रोटीन अपचयन बढ़ जाता है, प्रोटीन कैटाबोलिज्म बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोनिज्म। यह रोग एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा अधिक एल्डोस्टेरोन हार्मोन के स्राव से होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के अत्यधिक स्राव से होता है। इस हार्मोन के अधिक स्राव के कारण शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है, सोडियम की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण रक्तदाब में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद है एड्रिनल विरिलिज्म। स्त्रियों में लिंग हार्मोन के असंतुलन यानी पुरुष हार्मोन की अधिकता के कारण पुरुषों के समान शारीरिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, जैसे दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, ठीक है, पूंछ का आना, आवाज भारी होना आदि। इसके बाद है गायनिकोमेस्टिया जो है पुरुषों में लिंग हार्मोन के असंतुलन के कारण स्त्रियों के समान शारीरिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे स्तनों का विकास, आवाज में परिवर्तन आदि। इसके बाद है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी जो है जब कम उम्र लगभग 9 से 10 वर्ष के उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन के अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, जिसे प्रीकोशियस प्यूबर्टी या असामयिक यौन कहते हैं। इसके बाद है नपुंसकता। यह रोग देखिए, जो नपुंसकता है यह रोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कमी के कारण पुरुषों में होता है। किस हार्मोन्स के कमी कारण, टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के कमी के कारण। और इस रोग में क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं इनकी संख्या और गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है। इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, वो है पित्ताशय, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह है थायराइड। थर्ड नंबर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह है यकृत। फोर्थ नंबर है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह है आपका पीयूष।
5 नंबर है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो थायोसिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? प्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, वह कौन सा हार्मोन है? तो हार्मोन का नाम है, याद रखिएगा, सोटेटोस्टारिन। सोटेटोस्टारिन मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती हैं। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती हैं, वह है अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। 9 नंबर है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वो है इंसुलिन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 10 नंबर है, अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? अग्नाशय की वे कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं आइलेटस ऑफ लंगरहैंस। आइलेटस ऑफ लंगरहैंस। मानव शरीर में लंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती हैं? मानव शरीर में लंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो अग्नाशय में। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परावटु हार्मोन। परावटु हार्मोन। 13 नंबर है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। प्रोस्टेट एक क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। इसके बाद 14 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस हार्मोन्स का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के कारण जो है स्तनधारियों में दूध स्राव होने की जो है मतलब कि कारण होता है। इसके बाद मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? कोलेस्ट्रम जो प्रदान करता है वह रोग प्रतिरोधक शक्ति। 16 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन है और इन तीनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। पहला है, थायराइड ग्रंथि को एड्रेनलिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल नहीं। आयोडीन हीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गलकंड रोग होता है। बिल्कुल सही है। और आयोडीन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर के नियंत्रण में सहायता करती है। यह गलत है, यानी दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? रुधिर शर्करा स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि है क्या कहलाती है? प्यूटरी। और 19 नंबर है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं? गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं? तो एस्ट्रोजन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में प्रजनन तंत्र के बारे में यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ अवेलेबल है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।